अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महनूर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 की तरफ जाने से भी पहले आइए एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया। हम लोगों ने डिवीजन में बायोलॉजी को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करने के बाद ये कहा कि स्टूडेंट्स को मजीद और आसानी देने के लिए इन 3 डिवीजन जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को भी मजीद आगे 16 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। हम लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहली बायोलॉजी की ब्रांच थी मॉर्फोलॉजी। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी करे, लेकिन उसके अंदर से भी जस्ट उसने फॉर्म या स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो उसके लिए वर्ड होगा मॉर्फोलॉजी। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि उसने स्ट्रक्चर तो पढ़ना है लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने, उसने जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो उसके लिए वर्ड होगा एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर आप किसी भी पार्ट का भी पढ़ सकते हैं, बॉडी पार्ट यानी किडनी का अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो आपके लिए वर्ड होगा कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं, आप एनाटॉमी ऑफ किडनी स्टडी कर रहे हैं। देन आप लोगों ने स्टार्ट किया सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू। मैंने सेल के बारे में आपको रिकॉल करवाया कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर किसी भी चीज के बारे में आपने ये देखना है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, तो इस बात की यकीन दहानी पहले करनी पड़ेगी आपको कि उसके अंदर सेल है या नहीं। ये शर्त है किसी भी चीज का लिविंग होने के लिए। अगर उस चीज के अंदर सेल है, इट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले सेल के बारे में स्टडी करें, देन उसके पार्ट्स यानी हिस्से जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके बारे में स्टडी करें, और सेल की बहुत इंपॉर्टेंट खुसूसियत उसकी डिवीजन के बारे में स्टडी करें, तो ये ब्रांच कहलाएगी सेल बायोलॉजी। और अब सेल से मिलकर जो चीज बनती है वो होते हैं टिश्यूज। तो अगर आप सेल के बारे में नहीं, सेल से मिलकर बनने वाले टिश्यूज के बारे में स्टडी करें, तो उसके लिए आपके पास क्या वर्ड होगा, उसके लिए आपके पास वर्ड होगा हिस्टोलॉजी। देन अब कोई स्टूडेंट कहते हैं मैंने स्ट्रक्चर या फॉर्म या सेल या टिश्यूज के बारे में स्टडी नहीं करना, मुझे उस चीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, लेकिन जस्ट उसकी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, फेल के बारे में पढ़ना है, तो फिर उस स्टूडेंट के लिए क्या वर्ड होगा, उसके लिए वर्ड है फिजियोलॉजी। देन हमने एक साइड बॉक्स स्टडी किया, उसके अंदर था वर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स तो पढ़ने हैं। क्या सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं इसके अंदर? नो, जस्ट वो मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। आइए अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 5 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट 5 ब्रांचेस को स्टडी किया। अब हम अपनी ब्रांच नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जो आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहला जो वर्ड है वो जीन का लिखा हुआ है, जीन। तो जेनेटिक्स का वर्ड सीखने से भी पहले हम लोगों ने ये सीखना है कि जीन का वर्ड हमसे क्या कहता है, क्या डेफिनेशन है जीन की। छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़कर आते हैं कि ये एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट यानी क्या मतलब, किस तरह का फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, ये कोई फंक्शनल यूनिट है। ये किस किस्म का फंक्शनल यूनिट है? ये जीन ऐसा एलिमेंट है हमारी बॉडी में, ऐसा यूनिट है जो क्या है, जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। हमारी बॉडी में जीन ऐसा यूनिट है, ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? इसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने की, प्रोटीन को तैयार करवाने की इंफॉर्मेशन इस जीन्स के एलिमेंट के पास होती है। अगर किसी बॉडी ने जीन्स के जरिए कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करवानी है, तैयार करवानी है, तो उसके लिए उसके पास कौन सा यूनिट होता है, जीन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक किस्म की जो है वो प्रोटीन्स तैयार करवा रहा है। अब ये प्रोटीन्स आगे हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जीन के पास इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन की मदद से वो बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के बाद हमारी बॉडी में क्या शो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इनडायरेक्टली जो जीन्स हैं वो हमारी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? यानी जीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद से प्रोटीन बनती है और फिर हमारी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। तो जीन हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करवाने के लिए। तो यही यहाँ पे लिखा है जीन। जीन एक हमारी बॉडी में फंक्शनल यूनिट है जिसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने के लिए।
तो जैसी कोई स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज तैयार हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को हमारी बॉडी में शो करेगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये तो था वर्ड जीन, जिसमें हमने जेनेटिक्स से वर्ड निकाला। तो अब ब्रांच क्या कहलाएगी? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। तो डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट तो हमें समझ आ गया कि हमने जीन्स के बारे में स्टडी करना है, और जीन्स क्या है वो आपने पढ़ा कि वो एक फंक्शनल यूनिट है। अब दूसरा पार्ट उसका आपकी डेफिनेशन का कहते हैं कि देयर रोल इन इनहेरिटेंस। तो इसमें से ये जो जीन है, जीन का वर्ड तो हमें समझ आ गया, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हमसे कहती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ये जो खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब क्या मुंतकिल हो रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्पॉन्सिबल कौन था? जीन्स। तो इट मीन्स जीन्स एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल होती हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसमिट यानी मुंतकिल हो रही है। मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन्स। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को तैयार करवाने की, और वो प्रोटीन जब हमारी बॉडी में तैयार हो जाती है, हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो होता है, यानी जीन्स रिस्पॉन्सिबल हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स का। और फिर हमने कहा कि इस जीन्स का जेनेटिक्स में क्या आता है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड देन देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस की हमने डेफिनेशन देखी तो हमें पता चला कि ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हम लोगों ने ये जो ट्रांसमिट हो रही है कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअल में क्या चीज ट्रांसमिट हो रही है? एक्चुअल में जीन्स ट्रांसमिट हो रही है, यानी जीन्स के पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर्स हैं जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही हैं। तो हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रांसमिट हो रही है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स ट्रांसमिट हो क्या रहा होता है? जीन्स ट्रांसमिट हो रही होती हैं। क्लियर? तो ये पूरी ब्रांच आपकी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी जीन्स के बारे में स्टडी करना और फिर उनका इनहेरिटेंस में, यानी ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन्स। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसके अंदर इसका किरदार पढ़ना, इतनी आपकी जो ब्रांच है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। अक्सर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। तो आप लोगों ने जेनेटिक्स की डेफिनेशन में क्या लिखना होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। यहां तक होगी जेनेटिक्स की। देन आप इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? ये थी हमारे पास जेनेटिक्स ब्रांच नंबर 6। आइए अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, वो है एम्ब्रियोलॉजी। जिस तरह हम लोगों ने वहां पे भी पहले जेनेटिक्स वर्ड था, तो उसमें से पहले जीन का वर्ड सीखा, तो हमें खुद ब खुद जेनेटिक्स की ब्रांच जो है वो समझ में आ गई। इसी तरह अब हम यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो नया वर्ड आया है वो है एम्ब्रियो। लॉजी वर्ड का मीनिंग तो हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है। उसका मीनिंग है थॉट, रीजनिंग, सोचना, वजह तलाश करना। तो वो तो हमें क्लियर है, इस बात का क्लियर है कि थॉट और रीजनिंग करनी है हम लोगों ने। लेकिन इसमें नया वर्ड एक आया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का एक छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते आते हैं कि जाइगोट बनता है, यानी जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स फर्टिलाइज करते हैं, जुड़ते हैं, मिलाप करते हैं, तो एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट के बाद एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। और अक्सर आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में, ये क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि लाइफ का जो स्टार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो चाहे प्लांट हो और एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ का स्टार्ट होता है वो एम्ब्रियो से होता है। यानी पहले मेल और फीमेल सेक्स सेल्स फर्टिलाइज करते हैं, उससे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, एक फर्द बन जाता है। इंडिविजुअल वर्ड का मतलब होता है एक फर्द, एक शख्स या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोगों ने एम्ब्रियो जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे सीड होता है, बीज के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं।
वो आप जब उस बीज को, उस सीड को मट्टी के अंदर बोते हैं तो कुछ अरसे बाद आप लोग देखते हैं कि उस बीज की मदद से एक पूरा पौधा उगाता है। वो एक्चुअली में क्यों होता है ऐसे, क्योंकि वो सीड के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जिसकी मदद से एक पूरा न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू एक पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक एम्ब्रियो ऐसा सेल होता है जिसकी मदद से, जिसके अंदर बार बार डिविजन्स होती हैं और एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा हो जाता है, एक ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी फिर कहां तक आएगी, ब्रांच कहां तक हमसे बात करती है इसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना और फिर उस एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल का बन जाना, इधर तक की स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। मैंने क्यों बोला इधर तक की स्टडी? वो इसलिए बोला क्योंकि इंडिविजुअल बनने तक की कहानी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में आती है, इंडिविजुअल बनने के बाद की कहानी एम्ब्रियोलॉजी में नहीं आती। क्लियर? यानी एक एम्ब्रियो का पहले बनना और फिर उसी एम्ब्रियो से, उसी सेल से, एम्ब्रियो का जो सेल है उसी से एक न्यू इंडिविजुअल तक का बन जाना, यहां तक की स्टोरी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में आती है। देन हमारे पास 8 ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब इसमें 2 चीजें आती हैं, 2 काम करेंगे तो वो एक ब्रांच बनती है। ऑर्गेनिज्म का नाम रखना, क्या मतलब नाम रखना? आम नेम्स नहीं, साइंटिफिक नेम्स रखना। अक्सर आप लोग पढ़ते हैं कि फलां लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम ये है। आप इस टेक्सोनॉमी के जो टॉपिक है इसको चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना, ये टेक्सोनॉमी के पहला पोर्शन आता है, पहली बात आती है टेक्सोनॉमी की। दूसरी बात, इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। क्या मतलब? किस बेस पे क्लासिफाई कर देना, किस बेस पे इनके ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना देना? कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। चैप्टर नंबर 3 में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एनिमल्स को एक अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा, प्लांट्स को अलग ग्रुप में, फंजाई, प्रोटिस्ट, इस तरह के वर्ड्स आप न्यू वर्ड्स सीखेंगे। इनको जैसे एक जैसी वाली खुसूसियात का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, फिर दूसरी मुख्तलिफ जो खुसूसियात है उनका दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, इस तरह से ग्रुप्स एंड देन सब ग्रुप्स बनते जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। किस बेस पे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे? वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ग्रुप में आएंगे, बाकी फिर दूसरे ग्रुप्स में उस तरह की रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उनको क्लासिफाई कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। तो टेक्सोनॉमी में 2 चीजें आती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखना और देन उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। किस बेस पे क्लासिफाई कर देना? कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। यहां तक था आपका आज का लेक्चर नंबर 4। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।